साथियों नमस्कार। आप सभी का रैंकर सर्कल पर वेलकम है। दोस्तों आज हम सभी के लिए बहुत ही स्पेशल डे है कि हमने आपसे किया गया प्रॉमिस आज पूरा कर दिया, क्योंकि आज से आप लोगों की क्लास चलेगी और इसके लिए आप लोग बहुत ही धैर्य से जुड़े रहे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए मित्रों, आज से जो है हम एक गाइडेंस प्रोग्राम ला रहे हैं। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। दोस्तों जो लोग मुझसे पहली बार जुड़ रहे हैं, मेरा नाम जो है वो राजीव रंजन है और मुझे BSSC CGL 3 में रैंक 17 मिला है और इंटर लेवल 2014 में रैंक 21 मिला था। इसके अलावा BPSC 67 और बिहार दरोगा 2446, रेलवे सहित कई परीक्षाओं में मेरा सिलेक्शन हो चुका है और मैं अपने अनुभवों से बिहार के वनडे एग्जाम के लिए जो है वो स्पेशल वीडियो सीरीज लाए हैं और इसमें क्या क्या मिलेगा वो चीजें आज हम डिस्कशन करेंगे। साथ ही आज हम एक टॉपिक भी पढ़ेंगे और वो भी बिल्कुल कॉन्सेप्ट के साथ। दोस्तों मैंने सैकड़ों एग्जाम दिया और इस एग्जाम में कई बार मुझे फेल्योर भी हाथ लगा और साथ ही साथ बहुत सारे एग्जाम में हाल के वर्षों में मुझे सफलता हाथ लगी। तो निश्चित रूप से मुझे बिहार के लगभग सभी एग्जाम का एक्सपीरियंस है। तो इन अनुभवों पर आधारित क्या आपके लिए बेहतर होगा और किस किस बिंदु पर आपकी जो कमजोरी है जिसके कारण सिलेक्शन नहीं होता है और कौन कौन से ऐसे टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जिसको अपने तरीके से पढ़ा जाए ताकि आप लोग बुक से, सेल्फ स्टडी से पढ़ के सिलेक्शन ले सके, इसी पर काम करना मेरा उद्देश्य रहेगा। दोस्तों हम अपने इस गाइडेंस प्रोग्राम में BSSC इंटर लेवल, बिहार CGL 4, बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, BPSC TRE और सिविल कोर्ट के एग्जाम को कवर करेंगे। खास करके इसके GK GS के पोर्शन को हम खुद आपको बेहतरीन तरीके से बताएंगे, कॉन्सेप्ट देंगे और इसके अलावा जो है दोस्तों और भी बहुत सारी चीजें होंगी। उसके बारे में अगर मैं डिस्कशन करता हूं तो इस जो गाइडेंस प्रोग्राम है फ्री, ये गाइडेंस प्रोग्राम बिल्कुल फ्री रहेगा। इसमें सबसे पहला जो मिलेगा आपको क्या मिलेगा, कॉन्सेप्ट वीडियोज, कॉन्सेप्ट वीडियो। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट वीडियो मिलेगा जो हम इसी चैनल पे देंगे। दूसरा नंबर जो है उस वीडियो का आपको क्या मिलेगा तो दोस्तों PPT या PDF मिलेगा और ये PPT और PDF जो होगा दोस्तों वो मेरे टेलीग्राम में मिलेगा, जिसका लिंक नीचे में दे दिया गया है। जो लोग अभी तक नहीं जुड़े हैं उससे जुड़ जाइए। ठीक है। तीसरा जो दोस्तों इसमें आपको क्या मिलेगा तो MCQ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है उसका हम प्रैक्टिस और डिस्कशन दोनों करवाएंगे। ठीक है। और डिस्कशन जो होगा दोस्तों वो यहीं पे होगा, इसी चैनल के माध्यम से हम आप लोगों को डिस्कशन करवाएंगे। उसके बाद जो होगा वो आप लोगों को मिलेगा क्विज। ठीक है। और क्विज कहाँ मिलेगा, क्विज दोस्तों मिलेगा वो टेलीग्राम पे मिलेगा। जो टॉपिक हम पढ़ाएंगे उसी का आपको क्या मिलेगा, क्विज मिलेगा। इसके अलावा एक और स्पेशल मैंने प्लान किया है कि बहुत सारे लोग को पढ़ाई के दरमियान सेट प्रैक्टिस को लेकर के, स्कोर बढ़ाने को लेकर के, बुक के कंफ्यूजन को लेकर के, किसी टॉपिक स्पेशल को लेकर के, किसी विषय स्पेशल को लेकर के जो भी दुविधाएं रहती हैं उस दुविधा को दूर करने के लिए आप सभी लोग हमसे गूगल मीट या जो टेलीग्राम पर जो वीडियो चैट होता है, वीडियो लाइव होता है, उसके माध्यम से हमसे और भी हमारे जो चयनित जो मेरे मित्र हैं जो CGL में, दरोगा में, BSSC में चयनित है वो आपका मार्गदर्शन करेंगे। तो वो 15 दिनों पर जो है इसका भी जो है वो प्लान है आपके लिए। ठीक है मित्रों। अब बात ये है कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ाएंगे। तो देखिए बहुत सारे लोग का डिमांड था कि BSSC के लिए जो टॉप 50 टॉपिक है वो मैं बताऊं। तो फिलहाल मैं वो टॉपिक कवर नहीं करवा रहा हूं। फिलहाल मैं एक सब्जेक्ट से शुरुआत कर रहा हूं। इसका कारण है कि मैंने जब उसका एनालिसिस किया तो 50 में से लगभग 40 टॉपिक ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं किसी न किसी विषय से जुड़े हुए हैं। ठीक है। तो जब आप विषय को अच्छे तरीके से, जो महत्वपूर्ण टॉपिक है उसको आप कर लेते हैं तो स्टैटिक जीके का मैक्सिमम पोर्शन वहीं हो जाएगा और जो बचेगा उसको हम बीच बीच में कवर करवाते रहेंगे। इससे क्या होगा कि आपका सब्जेक्ट के साथ साथ स्टैटिक जीके भी मजबूत होता चला जाएगा। ठीक है दोस्तों। तो आज से हम लोग सब्जेक्ट की शुरुआत कर रहे हैं और आज का जो सब्जेक्ट है वो है इंडियन ज्योग्राफी। ठीक है। चूंकि इंडियन ज्योग्राफी बहुत ही महत्वपूर्ण सब्जेक्ट है और कॉन्सेप्ट वाला सब्जेक्ट है, साथ ही स्टैटिक का भी पार्ट है, इसलिए हम इससे शुरू कर रहे हैं। क्योंकि आप देखिएगा जब इसको पढ़ लीजिएगा ना तो आपका स्टैटिक का एक बड़ा सेक्शन अपने आप कवर हो जाएगा। तो इंडियन ज्योग्राफी से हम स्टार्ट करते हैं। इसमें हम, ये मेरा जो है थ्योरी वीडियो है, इसके बाद हम लोग जो है इस वीडियो को देखने के बाद दोस्तों आप लोग बुक से पढ़िए या खुद से पढ़िए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और आप लोग खुद से भी दोबारा पढ़िएगा तो आपको एक अलग लेवल का कॉन्फिडेंस फील होगा। तो आइए हम इसकी शुरुआत करते हैं।
सबसे पहला जो है वो देखिए भारत का क्षेत्रफल। ये जितने भी टॉपिक है वो सब वो सारी चीजें आपको बुक में मिल जाएंगी, लेकिन जिस तरह से मैंने पढ़ा है, जिस तरह से मैंने अपने आप को जो है वो बहुत सारे फैक्ट को पॉइंट से पॉइंट को जोड़ करके किस तरह से कॉन्सेप्ट को समझा है, वो एज इट इज आपके सामने में मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, देखिए भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इसको कभी कभी मिलियन में भी पूछा जाता है, तो 1 मिलियन में कितना होता है, तो 10 लाख होता है। 1 मिलियन में 10 लाख होता है। इसको जब आप चेंज कीजिएगा तो 3.28 मिलियन जो है वो वर्ग किलोमीटर जो है भारत का क्षेत्रफल आ जाएगा। दूसरा फैक्ट है कि भारत स्थित है, तो भारत जो है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। तो गोलार्ध क्या होता है, देखिए दोस्तों, ये पृथ्वी है यानी ग्लोब है। इसको अगर हम इस तरह से डिवाइड करते हैं, चूंकि मैप में ऊपर में नॉर्थ होता है यानी उत्तर, नीचे में दक्षिण होता है, और लेफ्ट साइड में क्या होता है, तो वेस्ट यानी पश्चिम होता है, और हमारे राइट साइड में ईस्ट यानी पूरब होता है। ठीक है, तो भारत की जो पोजीशन है वो कुल मिला के यहाँ पर है, इसलिए ये बोला जाता है कि भारत जो है वो उत्तर और पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। यहाँ पर उत्तर क्या है दोस्तों, तो उत्तर जो होता है वो अक्षांश होता है, और पूरब जो होता है वो देशांतर होता है। क्योंकि अभी हम अक्षांश देशांतर बताएंगे तब आगे क्लियर हो जाएगा। भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का कितना परसेंट है, तो 2.4% है। उसके बाद संपूर्ण विश्व की जनसंख्या का कितना है परसेंट भारत में है, तो 17.5% जनसंख्या है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 7वां स्थान है। ठीक है, और भारत से बड़े 6 देश हैं। तो 6 देश जो है उसका नाम आप लोग को कैसे याद रखना है, तो इसका ट्रिक होता है रुक चीन अब आया भारत। ठीक है, रुक चीन अब आया भारत, ये ट्रिक है, आप लोग याद रखिएगा। र से होता है रूस, क से कनाडा, चीन से चीनी हो गया, अ से क्या हो गया, अमेरिका हो गया, ब से ब्राजील हो गया, आया से ऑस्ट्रेलिया हो गया, भारत जो है 7वां नंबर पे। इस ट्रिक को आप लोग नोट करते चलिए, जो भी हम पढ़ा रहे हैं उसको आप लोग साथ साथ में नोट करते चलिए। उसके बाद भारत 7वां नंबर पर, जनसंख्या की दृष्टि से जो है भारत का दूसरा स्थान। बहुत सारे लोग ये कहेंगे कि भारत पहले स्थान पर आ गया है, मुझे भी पता है दोस्तों। 19 अप्रैल 2023 को भारत जो है ना वो पहले स्थान पे आ गया चाइना को पछाड़ के, लेकिन ये संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का डाटा है, और भारत में जो अभी तक जो डाटा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं वो जनगणना के आधार पर पूछे जा रहे हैं। चूंकि जनगणना 2011 में हुई थी और उस समय भारत दूसरे पोजीशन पर था, इसलिए मैंने यहाँ पर दूसरा लिखा है। ठीक है, भारत की आकृति कैसी है, तो चतुष्कोणीय है। चतुष्कोणीय कहने का मतलब क्या है, जब आप मैप में देखिएगा तो ओवरऑल एक राउंड फिगर इस तरह का बनेगा, इसलिए चतुष्कोणीय कहा जाता है। आगे दोस्तों, भारत का अक्षांशीय विस्तार, देशांतरीय विस्तार, लंबाई चौड़ाई, तो देखिए ये मैप है, मैप से ज्यादा क्लियर आप लोग समझ पाइएगा। ये इंडिया का मैप है, और इस मैप को आप लोग देखिए, इस मैप को आप लोग देखिए, भारत का जो सबसे उत्तरी पॉइंट यहाँ पर है, सबसे दक्षिणी पॉइंट यहाँ पर है। इस दोनों को जब हम मिलाते हैं तो भारत की जो है वो लंबाई उत्तर से दक्षिण की ओर पता चलता है। कितना है, 3214 किलोमीटर, 3214 किलोमीटर जो है भारत की उत्तर से दक्षिण जो है वो लेंथ है। अगर मैं, ये भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है, और ये जो है इधर भारत का सबसे पूर्वी बिंदु है, और इस लाइन को जब हम मिलाते हैं, ये जो लाइन जा रही है इसको जब हम देखते हैं तो भारत की जो है वो सबसे ज्यादा, जो भारत की जो है पश्चिम से पूर्व की ओर जो है वो लेंथ कितनी है, तो वो है 2933 किलोमीटर। ठीक है दोस्तों, उसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि ये 3214 2933 हो गया टोटल भारत की स्थलीय सीमा। ठीक है, भारत की कुल जो स्थलीय सीमा है, मतलब स्थलीय जो बाउंड्री, ये जो साइड साइड से आप देख रहे हैं, ये जो है ये सब का स्थलीय बाउंड्री अगर हम मिला देते हैं तो स्थलीय सीमा जो है भारत की वो है दोस्तों 15,200 किलोमीटर। ठीक है, वहीं भारत की जो जलीय सीमा है, तो भारत में 2 तरह से जलीय सीमा मापा जाता है। एक तो यहाँ से लेकर के जो आप लोग ब्लू ब्लू कलर देख रहे होंगे, ये वाला जो अभी जा रहा है, ये वाला, ये जो ब्लूइश कलर दिख रहा है, ये तटीय सीमा है। चूंकि भारत का दक्षिणी भाग जो है 3 ओर समुद्र से घिरा हुआ है, इधर ईस्ट में जो है बंगाल की खाड़ी है, वेस्ट में जो है अरब सागर है, नीचे हिंद महासागर। और एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस भूमि के 3 ओर समुद्र होता है उसको हम बोलते हैं प्रायद्वीप, और यहाँ पर भी 3 ओर समुद्र है, देख रहे हैं, पश्चिम में अरब सागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, और नीचे दक्षिण में हिंद महासागर है। तो इसलिए ये इसे बोला जाता है भारत का प्रायद्वीप। जो हम येलो कलर से नीचे जो घेरे हैं, ये जो भाग है नीचे, इसके नीचे जो भाग है त्रिभुजाकार भाग जो है, इसको बोलते हैं भारत का प्रायद्वीप। और द्वीप किसको बोलते हैं, तो जो भूभाग चारों ओर से जल क्षेत्र से घिरा होता है उसको बोलते हैं द्वीप। मतलब चारों ओर जल है, बीच में टापू है, उसको बोलेंगे द्वीप। तो ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ये जो मुख्य भूमि का जो तटीय सीमा है ना, तो इसकी लंबाई है 6100 किलोमीटर। कितना है, 6100 किलोमीटर। जब हम द्वीप को भी मिला देते हैं, जैसे ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, इधर जो है लक्षद्वीप है अरब सागर में, तो लक्षद्वीप है, अंडमान निकोबार है, पुदुचेरी है, दमन द्वीप, ये सारी चीजों को जब हम मिला देते हैं
तो भारत की जो कुल समुद्री सीमा हो जाती है वो हो जाती है कितनी, जलीय सीमा हो जाती है 7516.6 किलोमीटर। तो उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे इस चीज को कि भारत की लेंथ कितनी है, स्थलीय सीमा, जलीय सीमा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। अब देखिए यहाँ पर और भी चीजें हैं जिस जो भारत का जो अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार है उसको अगर हम कॉन्सेप्ट से समझने का प्रयास करें तो यहाँ पर जो है भारत का जो सबसे निचला जो मुख्य भूमि का जो सबसे निचला जो अक्षांश है वो है 8 डिग्री 4 मिनट। कितना है? 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। और सबसे जो ऊपर का जो अक्षांश है वो कितना है? 37 डिग्री 6 मिनट और यहाँ पर है 8 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। भारत का जो सबसे पश्चिमी अक्षांश वो है 68 डिग्री 7 मिनट और सबसे जो पूर्वी अक्षांश है वो है 97 डिग्री 25 मिनट, मतलब 97 डिग्री 25 मिनट। अब ये किस किस जगह पर स्थित है? तो सबसे उत्तरी जो अक्षांश आपको दिख रहा है, ठीक है, वो लद्दाख में। सबसे नीचे जो है वो तमिलनाडु में है। सबसे जो पश्चिम में जो दिख रहा है, सबसे उत्तर वाला लद्दाख में, सबसे नीचे वाला तमिलनाडु में यानी दक्षिणी भाग। सबसे जो पश्चिमी है वो गुजरात में है 68 डिग्री 7 मिनट और सबसे पूरब में जो है 97 डिग्री 25 मिनट, ये आपको तमिलनाडु में है। इस जगह का एक एक नाम भी है। क्या क्या नाम है? सबसे उत्तरी जो बिंदु है उसका नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है दोस्तों? इंदिरा कॉल। ठीक है। सबसे दक्षिणी बिंदु का क्या नाम है? तो देखिए सबसे दक्षिणी बिंदु भारत में दो है। एक तो हो गया मुख्य भूमि का जो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, इसका नाम है केप कोमोरिन। क्या नाम है? केप कोमोरिन। और केप कोमोरिन दोस्तों कहाँ है? तो ये आपको कन्याकुमारी शहर में है, तमिलनाडु में। ठीक है। एक तो ये हो गया। लेकिन अगर पूछा जाए कि संपूर्ण भारत का, तो संपूर्ण भारत का जो सबसे दक्षिणी बिंदु है वो है अंडमान निकोबार में। ये देखिए ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह है और अंडमान निकोबार के सबसे दक्षिण में जो सबसे दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। आप लोग नोट कर लीजिए, सबसे दक्षिणी द्वीप है उसका नाम है ग्रेट निकोबार। तो ग्रेट निकोबार में जो है दोस्तों वो सबसे जो लास्ट बिंदु है उसका नाम है इंदिरा पॉइंट। और इसका जो अक्षांश है, ये जो इसका जो अक्षांश है दोस्तों, इसका अक्षांश कितना है? इस इंदिरा पॉइंट का जो अक्षांश है वो है 6 डिग्री 4 मिनट। ठीक है। तो कभी कभी ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि संपूर्ण भारत का विस्तार कितना है? तो 6 डिग्री 4 मिनट से लेकर के 37 डिग्री 6 मिनट तक। लेकिन भारत का विस्तार 8/4 से 37/6 तक और देशांतरीय विस्तार कितना है? तो 68/7 से 97/2/5 तक है। और अगर राज्यों की बात पूछी जाए तो सबसे उत्तर में लद्दाख है केंद्र शासित प्रदेश में। ठीक है। सबसे दक्षिण में जो तमिलनाडु है, सबसे पश्चिम में गुजरात है, सबसे पूर्व में जो है वो अरुणाचल प्रदेश है। पॉइंट की बात पूछी जाए तो पॉइंट आप लोगों को मैं उत्तर और दक्षिण का बता चुका हूं। उत्तर में इंदिरा कॉल है, दक्षिण में मुख्य भूमि केप कोमोरिन है। ठीक है। और अगर सीधे दक्षिणतम पूछा जाए तो इंदिरा पॉइंट है ग्रेट निकोबार में। सबसे पश्चिम में जो दोस्तों पॉइंट है इसका, ये गुजरात में स्थित है, इसका नाम है गौरा मोता। क्या नाम है दोस्तों? गौरा मोता। भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन है? तो गौरा मोता है या गुहार मोता कहीं के लिखा रहता है। और सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? तो सबसे पूर्वी बिंदु का नाम दोस्तों है किबिथु, जो अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में है। ठीक है, जो अरुणाचल प्रदेश के वालांगू में है। तो चारों पॉइंट क्लियर हो गया। अब इससे एक और क्वेश्चन आता है कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य कौन है? क्योंकि अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, इसलिए भारत का जो सबसे उत्तरी राज्य है यहाँ पर वो है हिमाचल प्रदेश। भारत का सबसे उत्तरी राज्य क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। तो ये सारी चीजें हैं जो आपके समक्ष जो है वो मैप के माध्यम से जो है आप लोगों ने समझने का प्रयास किया है। अब देखिए अब आगे क्या है, ये सारे पॉइंट हो चुके हैं। अब आगे देखिए, आगे है कि जो मानक समय रेखा, तो मानक समय रेखा जो होता है, अब देखिए मानक समय को समझने से पहले आप लोग ये बात जान जाइए कि पृथ्वी पर जो है ना वो दो तरह की रेखा खींची जाती है, एक अक्षांश और एक देशांतर। सबसे पहले उत्तर में और दक्षिण में जो सबसे दक्षिणतम बिंदु होता है उसको बोलते हैं ध्रुव। ये है उत्तरी ध्रुव और ये है दक्षिणी ध्रुव। ठीक है, तो इसको मिलाने वाली जो रेखा होती है, इस तरह से जो मिलाने वाली जो रेखा होती है, इसी को बोला जाता है देशांतर रेखा। इसी को क्या बोला जाता है? देशांतर रेखा। और ये देशांतर रेखाएं हर एक डिग्री के अंतराल पर खींची गई है। मतलब पूरा पृथ्वी गोल है तो पूरे गोल में कितना डिग्री होता है? 360। तो देशांतर जो होता है टोटल जो देशांतर होता है वो होता है 360। ठीक है, हर एक डिग्री में। अब एक और प्रकार की रेखा खींची गई है पृथ्वी पर, वो है आपको, वो है क्या? अक्षांश रेखा। तो अक्षांश रेखा का जो दिशा होता है दोस्तों वो किधर से किधर होता है? तो पूरब से पश्चिम होता है, या पश्चिम से जो है पूरब आप लोग मान सकते हैं। ये जो है पश्चिम है और इधर पूरब है, जबकि देशांतर रेखा की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। दूसरी विशेषता यह है कि अक्षांश रेखा दोस्तों समानांतर होती है। देखिए
ये इस तरह से खींची जाती है, मतलब दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी हमेशा समान होती है और उसका मान 111 किलोमीटर होता है। ये नोट करते चलिए, ठीक है। तो ये अक्षांश है और ये देशांतर है। अब देखिए जो बीच में जो देशांतर होता है दोस्तों, एकदम बीच में जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं 0 डिग्री देशांतर, ठीक है। 0 डिग्री अक्षांश, बीच में जो अक्षांश होता है उसको हम बोलते हैं 0 डिग्री अक्षांश। और इसका नाम है, इसका दो नाम है, एक है भूमध्य रेखा। भूमध्य इसलिए है क्योंकि ये जमीन पूरे धरती को दो भागों में बांटती है, भूमध्य। और दूसरा इसी को बोलते हैं विषुवत रेखा, दूसरा इसी को क्या बोलते हैं, विषुवत रेखा। इसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए अक्षांश का मान जो है ऊपर हम जाते हैं तो बढ़ते चल जाता है और 90 यहाँ पर आके खत्म हो जाता है, मतलब 90 डिग्री जो अक्षांश है वो ध्रुव में विलीन हो जाता है, यानी 90 डिग्री अक्षांश कोई रेखा नहीं है। उसी तरह से दक्षिण में भी यहाँ पर ध्रुव में विलीन हो जाता है। तो टोटल अक्षांश दोस्तों कितना हो गया, तो 89 हो गया ऊपर में, ठीक है। एक 89 हो गया ऊपर में, 89 नीचे में, क्योंकि 90 वाला विलीन हो जाता है और एक जो हो गया बीच वाला 0 डिग्री, यानी टोटल 179 जो होता है वो अक्षांश रेखा होता है और 360 जो होता है देशांतर रेखा होता है। अब अगर हम भारत की पोजीशन की बात करते हैं तो देखिए भारत का पोजीशन आप सभी को हम बता चुके थे कि ये 0 डिग्री है और ये पृथ्वी को दो भागों में बांट रही है। 0 डिग्री जो अक्षांश है या भूमध्य रेखा पृथ्वी को दो भागों में बांटती है। ऊपर वाले को हम बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, क्या बोलते हैं, उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो भारत जो है वो उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है, ठीक है। इसी तरह से ये जो अक्षांश है, ये जो देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, ये जो देशांतर है 0 डिग्री देशांतर, ये भी दो भागों में बांट रही है। इधर वाले को हम बोलेंगे पश्चिमी और इधर वाले को बोलेंगे पूर्वी क्षेत्र। तो यहाँ पर जो है भारत जो है यहाँ पर इस क्षेत्र में जो है भारत स्थित है। और ये 0 डिग्री से हम ऊपर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, धीरे धीरे क्या हो जाएगा, अक्षांश का मान बढ़ता चल जाएगा। इसलिए दोस्तों ये जो मान है ये आता है यहाँ पर 8,4, और यहाँ पर जो अंडमान निकोबार वाला जो हिस्सा था यहाँ पर 6,4 आता है, और ऊपर में जाके यहाँ पर भारत का जो है 37,6 आता है। तो अब आप लोग अक्षांश और देशांतर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम उम्मीद करते हैं कि समझ गए होंगे। अब देखिए दोस्तों मानक समय की अगर हम बात कर रहे थे तो देखिए इसी में जो है मानक, ये देशांतर रेखा जो है ऐसे खींची जाती है, ऐसे खींची जाती है, ये देशांतर रेखा है। तो हर एक देश जो है ना वो अपना समय को एक जगह से निर्धारित करने के लिए किसी एक देशांतर को अपना टाइमलाइन घोषित करती है, ठीक है। उसी तरह से भारत ने 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर को, भारत ने क्या किया है कि 82.5 डिग्री जो पूर्वी देशांतर है, ईस्ट देशांतर है, उसको अपना मानक समय घोषित किया है। और ये मानक समय 82.5 डिग्री कहाँ से लिया गया है, तो ये जगह है नैनी। और नैनी दोस्तों कहाँ स्थित है, तो नैनी जो है वो है इलाहाबाद में। इलाहाबाद जिसका नाम अब बदल के प्रयागराज हो गया है, तो यहाँ पर स्थित है नैनी, ठीक है। और यहीं से लिया गया है। अब देखिए ये कितना आगे पीछे है, इसके पीछे भी लॉजिक है, इससे भी क्वेश्चन आता है। देखिए पृथ्वी में कितना डिग्री है, 360 डिग्री। 24 घंटा में पृथ्वी घूम जाती है कितना, एक चक्कर, यानी 360 डिग्री घूम जाती है। तो 24 घंटा में पृथ्वी घूमती है 360 डिग्री, मतलब एक घंटा में पृथ्वी कितना घूमेगी, तो 360 में अगर हम 24 से भाग देते हैं तो 15 डिग्री घूमेगी, ठीक है। तो 15 डिग्री घूमने में लिया गया समय 1 घंटा, 1 घंटा का मतलब 60 मिनट, तो 60 मिनट यानी 15 डिग्री में, ठीक है। तो 1 डिग्री घूमने में लिया गया समय कितना होगा, 60/15 यानी 4 मिनट, 4 मिनट, मतलब 1 डिग्री घूमने में लिया गया जो समय होता है वो 4 मिनट होता है। और इसको आपको एकदम बढ़िया से याद कर लेना है कि 1 डिग्री का मान 4 मिनट होता है। और ग्लोब पर क्या होता है, जैसे ये ग्लोब है और ये 0 डिग्री देशांतर है, 0 डिग्री देशांतर जो है वो कहाँ से गुजरती है, तो ये गुजरती है, एक शहर है ग्रीनविच, ठीक है। तो ग्रीनविच है और ये ग्रीनविच कहाँ पर स्थित है, लंदन यानी कि ब्रिटेन में स्थित है। तो यहीं से जो है पूरी दुनिया का समय का जो गणना किया जाता है। तो जब हम ग्रीनविच से पूरब की ओर जाएंगे इधर, तो टाइम क्या हो जाएगा, बढ़ते चला जाएगा। और जब हम ग्रीनविच से पश्चिम की ओर जाएंगे, 0 डिग्री से पश्चिम की ओर जाएंगे, तो समय क्या हो जाएगा, घटते चला जाएगा। और आप जानते हैं कि भारत जो है पूरब में स्थित है, भारत जो है इस तरफ स्थित है, यहाँ पर स्थित है भारत, तो इसलिए भारत का समय प्लस हो जाएगा। कितना प्लस होगा, तो जितना डिग्री है उसमें हम 4 मिनट से गुना कर देंगे, तो 82.5 डिग्री है, 82.5 में अगर हम 4 से गुना करते हैं तो 330 मिनट आ जाता है। इसको हम घंटा में चेंज कर देते तो 5 घंटा 30 मिनट आ जाता है। और ये क्या है, आगे है, मतलब अगर लंदन ग्रीनविच में समय अगर दोपहर के 12 बज रहे हैं तो भारत उससे 5.5 घंटा आगे होगा, यानी भारत में शाम के 5:30 बजेंगे। ये क्वेश्चन आता भी है, पूछ देगा, यदि ग्रीनविच में दोपहर के 2 बजे हैं तो भारत में कितने बजे हैं, तो 5.5 घंटा जोड़ देंगे तो हो जाएगा 7.5 घंटा। उसी तरह से 7:30 बजे, उसी तरह से अगर मैं बात करता हूँ, ये उल्टा भी पूछ सकता है कि यदि भारत में दोपहर के 2 बजे हैं तो ग्रीनविच में कितना बजेगा, तो दोपहर 2 में से 5.5 घंटा क्या करेंगे, बैक करेंगे, माइनस कर देंगे,
तो 5.5 घंटा माइनस कर लीजिए। अब देखिए, अब हम अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो आगे जो है देखिए, उत्तरी बिंदु इंदिराकौल है, पूर्वी बिंदु किबिथु अरुणाचल प्रदेश, गौरा मोता, ठीक है। उसके बाद जो है सीमा रेखा की अगर मैं बात करता हूं तो देखिए, भारत की जो सीमा रेखा है ना, वो स्थलीय जो सीमा रेखा है या जलीय जो सीमा रेखा है, ठीक है, ये दोनों मिला के जो सीमा रेखा है वो 7 देशों से स्पर्श करती है। ये 7 देश भारत के पड़ोसी कौन कौन से है? तो अफगानिस्तान है, फिर जो है पाकिस्तान है, फिर जो है आपको चाइना है, चाइना के बाद कौन कौन से? नेपाल है, नेपाल के बाद दोस्तों भूटान है, भूटान के बाद दोस्तों म्यांमार है, म्यांमार के बाद दोस्तों बांग्लादेश है। ये ऐसे 7 देश हैं जिसकी सीमा जलीय या स्थलीय से लगती है, ठीक है। 2 ऐसे देश हैं जो केवल और केवल जलीय सीमा स्पर्श करते हैं, ये देश है श्रीलंका, SL हम लिख देते हैं श्रीलंका, और एक और देश है मालदीव, 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 इसको आप लोग हिंदी में लिख लीजिएगा, ये मालदीव। ये सिर्फ और सिर्फ जो है जलीय सीमा स्पर्श करता है। और 3 ऐसे देश हैं जो जलीय और प्लस में स्थलीय, मतलब दोनों सीमा रेखा है, दोनों सीमा रेखा। ये 3 देश कौन कौन से हैं? तो एक तो हो गया हमारा पाकिस्तान, और दूसरा जो देश है वो है बांग्लादेश, जो हमसे ही अलग हुआ है, ठीक है। उसके बाद जो तीसरा जो देश है वो म्यांमार, ठीक है। तो ये 3 देश ऐसे हैं जो जलीय और स्थलीय दोनों से हैं। उसके बाद ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत में जो है भारतीय उपमहाद्वीप, तो देखिए बंगाल की खाड़ी से सटे हुए जो 7 देश हैं जिसमें भारत सबसे बड़ा है, उसको बोला जाता है भारतीय उपमहाद्वीप, ठीक है। तो भारतीय उपमहाद्वीप कहा जाता है, उससे भी क्वेश्चन आता है। बचे हुए जो फैक्ट है ना दोस्तों, वो जब हम क्वेश्चन का डिस्कशन कराएंगे उस समय हम कवर करवा देंगे। फिलहाल आप लोग देखिए, तो ये भारतीय मानक समय ग्रीनविच से कितना आगे है? तो 5 घंटा 30 मिनट आगे है। अब देखिए, मानक समय रेखा जो होती है वो भारत के 5 राज्यों से गुजरती है। इस बात का भी ध्यान रखना है कि जो जब हम सारे 82 डिग्री जब हम मैप पर देखते हैं, देखिए अभी हम आप लोग को दिखाते हैं, ये देखिए मैप, ये देखिए मैप, इसमें क्लियर देखिए ये मैप है। तो यहाँ पर जो भारत की जो मानक समय रेखा है दोस्तों, वो आपको 5 राज्यों से ऐसे करके गुजरती है, ऐसे ऐसे देखिए, ऐसे ऐसे गुजरती है, ठीक है। ये सारे 82 डिग्री पूर्वी देशांतर है। सबसे पहले उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, यहीं पर नैनी या इलाहाबाद के समीप है, यहीं से पूरे देश का समय मापा जाता है। फिर आपको मध्य प्रदेश में आती है, फिर छत्तीसगढ़ में आती है, फिर दोस्तों आ जाती है कहाँ? उड़ीसा में, और फिर जो है आपको आंध्र प्रदेश में। ये 5 राज्यों से गुजरती है, और इसी क्रम में आपको क्या करना है? याद करना है। इसके अलावा एक और चीज जानना है कि भारत से एक और रेखा गुजरती है। देखिए ये ग्लोब है, ग्लोब पर जो है बीचों बीच जो काटने वाली रेखा होती है 0 डिग्री अक्षांश, जिसका नाम भूमध्य रेखा है, विषुवत रेखा है। इसके अलावा और भी महत्वपूर्ण रेखा होती है, एक रेखा होती है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको बोला जाता है कर्क रेखा, कर्क रेखा, और अंग्रेजी में बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। उसी तरह से 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, जिसको बोला जाता है मकर रेखा, मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, ये होता है। उसी तरह से और आगे बढ़ते हैं तो 66.5 डिग्री जो उत्तरी अक्षांश होता है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? आर्कटिक, आर्कटिक लाइन। और 66.5 डिग्री जो दक्षिणी जो रेखा होती है उसको हम लोग बोलते हैं अंटार्कटिक लाइन। क्या बोलते हैं? अंटार्कटिक लाइन, ठीक है। इसमें से जो ये 3 जो है ना दोस्तों, ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कर्क रेखा, भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा और मकर रेखा। इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और भारत के बीचों बीच से ये वाला जो लाइन है, ये वाला जो कर्क रेखा है वो गुजरती है। और ये कितने राज्यों से गुजरती है? तो 8 राज्यों से गुजरती है, जिसको अभी हम मैप से आप लोगों को दिखाएंगे। देखिए देखिए ये मैप है, और चूंकि यहाँ पर राज्य क्लियर नहीं है तो हम दूसरा मैप ले लेते हैं, राज्य वाला जो है मैप लेते। देखिए ये है मैप, और यहाँ से बीचों बीच से देखिए दोस्तों, यहाँ से जो है आपको कर्क रेखा जो है, यहाँ से जो हम अभी मैप बना रहे हैं, इससे थोड़ा ऊपर आएगा, इससे जो है यहाँ पर जो है कर्क रेखा गुजरती है। देखिए यहाँ पर जो है कर्क रेखा गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा गुजरती है, और ऊपर जो रेड कलर से दोस्तों हम बनाए वो अंतरराष्ट्रीय 82.5 डिग्री है। और ये कितना डिग्री है? ये है 23.5 डिग्री, ये है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश। ये भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। अगर हम क्रम से देखें कौन कौन से राज्य, पहले गुजरात है, फिर थोड़ा सा हिस्सा राजस्थान, फिर मध्य प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश से अलग हुआ कौन सा राज्य? छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड में प्रवेश करती है,
फिर पश्चिम बंगाल में प्रवेश करती है, फिर त्रिपुरा में प्रवेश करती है और फिर जो है दोस्तों मिजोरम से म्यांमार में प्रवेश कर जाती है। ये 8 राज्य है। कौन कौन? एक बार फिर से, गुजरात है, राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, छत्तीसगढ़ है, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। और ये कर्क रेखा से जुड़ा हुआ क्वेश्चन जरूर आता है। एक तो राज्य का नाम आता है, दूसरा और भी फैक्ट है, पूछा जाए कि सबसे लंबा जो कर्क रेखा है वो किस राज्य में है? तो सबसे लंबा कर्क रेखा दोस्तों एमपी में है। सबसे छोटा अगर पूछा जाता है, सबसे छोटा कर्क रेखा कहाँ है, तो वो दोस्तों है राजस्थान में। राजस्थान भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन कर्क रेखा की लंबाई सबसे कम वही है इन 8 राज्यों में। उसके बाद अगर पूछा जाता है, एक नदी का नाम पूछा जाता है कि जो कर्क रेखा को 2 बार जो क्रॉस करती है, 2 बार जो काटती है, वो कौन सी नदी है? तो दोस्तों 2 बार काटती है उसको हम बोलते हैं माही नदी। माही नदी 2 बार काटती है। उसके बाद अगर पूछा जाता है, देखिए कर्क रेखा जो होती है ना, भारत को दो भागों में बांटती है। कर्क रेखा के ऊपर जो जलवायु पाई जाती है उसको हम बोलते हैं उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु। क्या बोलते हैं? उपोष्ण कटिबंधीय। और कर्क रेखा के जो नीचे जो जलवायु पाई जाती है उसको हम बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय। उष्ण कटिबंधीय। इसलिए कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत की जलवायु कैसी है, तो चूंकि ज्यादा भाग नीचे वाला है इसलिए हम उष्ण कटिबंधीय मान लेते हैं, लेकिन है दोनों, रियल में उपोष्ण और उष्ण दोनों कटिबंधीय है। ये हुआ क्लियर। उसके बाद कर्क रेखा के बारे में और भी चीजें आती हैं कि जो कर्क रेखा है वो भारत के साथ साथ भारत के और पड़ोसी देशों से भी गुजरती है। वो देश कौन कौन से हैं? देखिए वो देश है चीन, उसके बाद ताइवान और बीच में देखिए, बीच में यहाँ बांग्लादेश से गुजर रहा है पश्चिम बंगाल से जाने के बाद, तो वो है बीडी, हम लिख देते हैं शॉर्ट में बीडी यानी बांग्लादेश। और यहाँ पर जो है मिजोरम के बाद आ जाता है म्यांमार में। तो ये भी कभी कभी क्वेश्चन आता है कि इनमें से किस किस पड़ोसी देशों से गुजरता है, तो चीन, ताइवान, बांग्लादेश और म्यांमार से जो है वो कर्क रेखा गुजरती है। हमें उम्मीद है कि कर्क रेखा से जुड़ा हुआ जितना भी क्वेश्चन था वो आपका जो है सॉल्व हो गया होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब देखिए, अब अगर मैं आगे बात करता हूं, आगे और क्या क्या फैक्ट है। देखिए आगे फैक्ट है कि भारत का दक्षिणतम बिंदु और यहाँ केप कोमोरिन, ये सब चीजें हो चुकी हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों आगे है, ये सीमा वाला भी हो चुका है। भारत का जो है स्थलीय सीमा जो है सबसे ज्यादा सबसे कम, ये देखिए इस चीज को भी अभी हम कवर करवाएंगे। ये सारणी देखिए, ये सारणी जो है वो भारत के साथ जो है वो समुद्र जो स्थलीय पड़ोसी है उसकी सीमा रेखा और उसकी लंबाई से जुड़ा हुआ है। सबसे पहला है बांग्लादेश जिसकी सीमा सबसे लंबी है भारत के साथ, फिर चीन, फिर पाकिस्तान, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। इसका भी ट्रिक है दोस्तों, आप लोग पढ़े भी होंगे। ब से बांग्लादेश, च से चीन, प से पाकिस्तान, न से नेपाल, एम से म्यांमार, बी से भूटान और ए से अफगानिस्तान। बचपन और एमबीए, बचपन एमबीए, ये सीरियल से है। क्योंकि लंबाई के अनुसार इसलिए सीरियल से याद करने में सुविधा होगी। इसका लंबाई 4096, 3488, 3323, 1751, 1643, 699, 106। टोटल सीमा रेखा 15106 किलोमीटर है। ठीक है। इसके अलावा ये जो लंबाई है दोस्तों, इससे ज्यादा महत्वपूर्ण जो है वो सीमा रेखा का नाम है, क्योंकि ये बार बार एग्जाम में आता है। सबसे पहले पूछा जाता है कि भारत और पाकिस्तान के बीच की जो सीमा रेखा है उसका क्या नाम है, तो उसका नाम है रेड क्लिफ लाइन है। और इसका निर्धारण जो है 1947 में जब देश का विभाजन हुआ था उसी समय हुआ था। ठीक है। ये सिरिल रेडक्लिफ एक अधिकारी थे, उन्हीं के नाम पे हुआ था। और चूंकि बाद में बांग्लादेश से बांग्लादेश बना पाकिस्तान से अलग होके, तो वहां भी जो है हम लोग रेडक्लिफ लाइन ही कंसीडर करते हैं। फिर जो है अगला जो है चीन के साथ दोस्तों, चीन के साथ 1914 में शिमला में सम्मेलन के तहत जो है वो एक रेखा निर्धारित की गई जिसको हम बोलते हैं मैकमोहन रेखा। ठीक है। उसी तरह से अफगानिस्तान के साथ भी 1896 में जो है एक रेखा बनी जिसको हम बोलते हैं डुरंड रेखा। अब इससे लगने वाले जो राज्य हैं उनका आप लोगों को क्रम याद रखना है, मतलब नाम कम से कम याद रखना, और ये ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप मैप से समझें। देखिए ये इंडिया का मैप है और इस मैप से समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला नंबर, जब भी आप सीमा रेखा वगैरह पढ़े तो मैप का सहारा जरूर लें, सामने में मैप जरूर रखें, ताकि आपको 1-2 बार परेशानी होगी लेकिन बाद में आप एकदम माइंड में बैठ जाएगा। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ लद्दाख की, तो लद्दाख देखिए यहाँ पर स्थित है। ऊपर में जम्मू कश्मीर का जब विभाजन किया गया 2019 में, और नीचे ये जम्मू कश्मीर है। तो देश वाइज अगर मैं बात करता हूँ, देखिए यहाँ पर जो है तजाकिस्तान है जिसकी सीमा भारत से नहीं लगती है। फिर ये अफगानिस्तान है, अफगानिस्तान का छोटा सा हिस्सा जो है यहाँ पर लद्दाख से टच हो रहा है। ठीक है। तो अफगानिस्तान से बस लद्दाख की सीमा लगती है। फिर यहाँ पर पाकिस्तान है, ये जो इलाका देख रहे हैं व्हाइट, ये पाकिस्तान का, पाकिस्तान से क्या क्या लग रहा है, तो लद्दाख लग रहा है, फिर जम्मू कश्मीर लग रहा है, फिर पंजाब लग रहा है, राजस्थान लग रहा है और गुजरात लग रहा है। ये जो है पाकिस्तान से सटने वाले राज्य या केंद्र शासित प्रदेश है। कौन कौन? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात। फिर उसी तरह से चीन के बारे में मैं बात करूंगा, तो इधर जो दिख रहा है ये चीन का क्षेत्र है। चीन से एक तो लद्दाख टच कर रहा है,
ध्यान रखिएगा, चीन से जम्मू कश्मीर स्पर्श नहीं कर रहा है, क्योंकि जम्मू कश्मीर इधर है जम्मू कश्मीर यहाँ पर, और लद्दाख जो है ये इधर है। तो लद्दाख स्पर्श कर रहा है। लद्दाख के बाद जो है हिमाचल प्रदेश, फिर जो है हिमाचल प्रदेश के बाद जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड के बाद दोस्तों यहाँ पर सिक्किम है, सिक्किम के बाद जो है अरुणाचल प्रदेश जो है वो आपको टच कर रहा है चीन से। चीन के बाद दोस्तों मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर नेपाल है। नेपाल से जो है देखिए, नेपाल के जो है वो पश्चिम दिशा में उत्तराखंड है। यहाँ पर नेपाल के पश्चिम दिशा में दोस्तों, नेपाल के पश्चिम दिशा में यहाँ पर, एक मिनट, नेपाल के पश्चिम दिशा में यहाँ पर जो है ये क्या है, उत्तराखंड है। फिर जो है नीचे जो है उत्तर प्रदेश है और बिहार है। फिर जो है नेपाल के जो है पूरब दिशा में जो है वो क्या है, सिक्किम है। तो ये जो नेपाल से स्पर्श करने वाला थोड़ा सा हिस्सा यहाँ पर पश्चिम बंगाल का भी टच कर रहा है। तो 5 ऐसे राज्य जो नेपाल से टच करते हैं, जिसको आप लोग मैप देख के समझ सकते हैं कौन कौन है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश है, फिर बिहार है, फिर बंगाल है और फिर जो है सिक्किम है। फिर आगे मैं बात करता हूँ भूटान की। तो भूटान के जो पूरब में जो है वो यहाँ पर सिक्किम है। फिर पश्चिम मतलब भूटान के पश्चिम में जो है वो सिक्किम है, और पूरब में जो अरुणाचल प्रदेश है, और नीचे से जो है असम, और थोड़ा सा हिस्सा जो है इधर से बंगाल का भी टच करता है। ये भूटान से है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ पर जो लिखा गया है कि म्यांमार, तो देखिए म्यांमार यहाँ से लेकर के और नीचे जो दिख रहा है ये म्यांमार है। तो म्यांमार से 4 राज्य स्पर्श करते हैं, एक तो अरुणाचल प्रदेश, फिर नागालैंड, फिर जो है मणिपुर और फिर जो है मिजोरम। इसको इसी क्रम में आपको याद रखना है। फिर मैं बात करता हूँ बांग्लादेश। तो बांग्लादेश से देखिए यहाँ से लेकर के ये पूरा पश्चिम बंगाल टच करता है। फिर यहाँ से असम, असम के बाद जो है यह मेघालय है, फिर त्रिपुरा है और यहाँ पर मिजोरम। ये 5 राज्य जो है वो बांग्लादेश को टच करते हैं। तो ये भारत के जो है वो पड़ोसी देश है और उसे स्पर्श करने वाले राज्य हैं। इसकी सारणी आप लोग को पहले ही प्रोवाइड करवा दी गई है। आप लोग मैप से पढ़िए, आप लोग मैप से अच्छे से पढ़िए कि किससे किसका जो है सीमा। अब देखिए सबसे ज्यादा जो है वो टच करने वाला क्या क्या है। देखिए बांग्लादेश से बंगाल टच करता है, नेपाल से बिहार, म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, भूटान से असम, पाकिस्तान से जम्मू कश्मीर, चीन से जो अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, इसको रिपीट किया गया और कितना कितना लेंथ है वो भी चीजें हैं, इसको आप लोग को अच्छा से पढ़ना है। फिर देखिए 4 बड़े राज्य जो है वो क्षेत्रफल में, ये चीजें जानना जरूरी है। तो 4 बड़े राज्य क्षेत्रफल में कौन कौन से हैं? राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। इसको क्रम से याद रखना है दोस्तों। राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो 3.42 लाख वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3.08 लाख वर्ग किलोमीटर है। फिर महाराष्ट्र का क्षेत्रफल दोस्तों 3.07 लाख वर्ग किलोमीटर है और उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल 2.4 लाख जो है वो वर्ग किलोमीटर है। ये मोटा मोटी आपको चारों का रफ जो है क्षेत्रफल है। फिर उसी तरह से 4 बड़े राज्य जनसंख्या में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार और बंगाल है। उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं तो उत्तर प्रदेश की आबादी लगभग 20 करोड़ है। 19 करोड़ 98 लाख जो है वो यूपी की आबादी है 2011 की जनगणना के मुताबिक। फिर महाराष्ट्र की आबादी दोस्तों 11 करोड़ 23 लाख है। फिर मैं बात करता हूं बिहार की आबादी दोस्तों 10 करोड़ 40 लाख है, 10.4 करोड़, और बंगाल की आबादी दोस्तों 9.1 करोड़ 2011 के मुताबिक। उसके बाद मैं बात करता हूँ सबसे छोटा राज्य जो है क्षेत्रफल में गोवा है, जनसंख्या में सिक्किम है, और सबसे ज्यादा जिले उत्तर प्रदेश में है। ठीक है, सबसे अधिक जो सीमा को स्पर्श करता है वो उत्तर प्रदेश करता है। 8 राज्य और 1 केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली की सीमा को उत्तर प्रदेश स्पर्श करता है। सबसे लंबी दोस्तों तट रेखा की मैं बात करता हूं तो भारत में अगर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश दोनों को मिला लेंगे तो सबसे लंबी सीमा हो जाएगा अंडमान निकोबार का 1962 किलोमीटर। उसके बाद अगर सिर्फ राज्य की मैं बात करता हूं तो राज्य का जो है सबसे ज्यादा जो है गुजरात के साथ है 1214, फिर आंध्रा के साथ है 973 और फिर तमिलनाडु के साथ है 906। इससे कौन कौन से क्वेश्चन आएंगे देखिए, गुजरात, आंध्रा और तमिलनाडु का मैंने एक ट्रिक बनाया था गैट। अब देखिए इसमें क्या है कि क्वेश्चन पूछेगा कि भारत की सबसे लंबी सीमा किससे स्पर्श करता है। अंडमान निकोबार ऑप्शन में रहेगा, हालांकि रहता नहीं है, बहुत कम पूछा जाता है, तो वो लगाएंगे। ठीक है, अगर नहीं है तो गुजरात लगाएंगे। चूंकि अब दूसरा क्वेश्चन आएगा कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी सीमा कौन है। प्रायद्वीपीय मतलब दक्षिणी भारत, तो दक्षिणी भारत में जो प्रायद्वीपीय भारत है उसकी जो सबसे लंबी सीमा अगर पूछेगा तो वो हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ये बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, और जो सेकेंड जो सबसे लंबी सीमा है वो आंध्र प्रदेश का, तीसरा पर जो है तमिलनाडु है। ये इसके फैक्ट है। इसके बाद आपसे पूछा जाता है कि सबसे छोटी जो तटरेखा है दोस्तों वो गोवा की है। राज्यों में सबसे बड़ी गुजरात की है, सबसे छोटी जो है गोवा की है। सबसे जो है वो छोटी केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? पुदुचेरी का है। सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश में किसका है? अंडमान निकोबार का है। अभी तुरंत हम बताए थे। जल रेखा की मैं बात करता हूं तो 12 नॉटिकल मील जो होता है उसको प्रादेशिक जल रेखा, 24 नॉटिकल मील को संलग्न क्षेत्र और 200 नॉटिकल मील को जो अनन्य आर्थिक क्षेत्र बोला जाता है। ठीक है, इसका भी कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है
देखिए जैसे ये भारत का प्रायद्वीपीय भाग है, ऐसे करके चूंकि सीधा तो तट रेखा होता नहीं है। अब इसमें जो ये जो टेढ़ा मेरा भाग है, इसके बीच में कहीं न कहीं यहाँ पर जल चला जाता है। इस जल को बोला जाता है आंतरिक जल। क्या बोला जाता है? आंतरिक जल, इंटरनल वाटर। ठीक है। उसके बाद क्या होता है कि इस रेखा को एक और लाइन मिलाता है। ये जो टेढ़ी मढ़ी जो तट रेखा है, इसको एक लाइन मिलाता है, और इस लाइन को हम लोग दोस्तों क्या बोलते हैं? इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आधार रेखा। इस लाइन को हम लोग बोलते हैं आधार रेखा। ये जो टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा है दोस्तों, ये जो टेढ़ी मेढ़ी तट रेखा है, इसको एक लाइन मिलाती है और इसको बोलते हैं आधार रेखा। अब इसी आधार रेखा से सबका दूरी मापा जाता है। जैसे अगर 12 नॉटिकल मील तक आएगा तो इसको क्या बोलेंगे? प्रादेशिक जल सीमा। अब प्रादेशिक जल सीमा में क्या होता है? तो पूर्ण अधिकार, किसी भी देश के 12 नॉटिकल मील तक जो होता है उस देश का पूर्ण अधिकार होता है। फिर होता है 24 तक, मतलब इसी आधार रेखा से अगर हम 24 तक जाएंगे, 24 नॉटिकल मील तक, तो ये हो जाएगा क्या? संलग्न क्षेत्र उसको बोला जाता है। संलग्न क्षेत्र में क्या होता है दोस्तों? तो संलग्न क्षेत्र में साफ सफाई, सीमा शुल्क वगैरह वसूलने का काम देश कर सकता है। इसके अलावा इसी आधार रेखा से अगर हम 200 नॉटिकल मील तक आते हैं, इसको बोलते हैं अनन्य आर्थिक क्षेत्र। ठीक है, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। इसमें क्या होता है कि आप आर्थिक दोहन कर सकते हैं, कोई शोध रिसर्च वगैरह कर सकते हैं। तो ये समुद्री तट रेखा से जुड़ी हुई बातें हो गई। इसके अलावा कुछ और भी फैक्ट है, जैसे कि भारत का सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश है। उसके बाद अगर आपसे पूछा जाता है कि जो 7 सिस्टर राज्य है वो कौन कौन से, तो 7 सिस्टर जो नॉर्थ ईस्ट के जो है 7 राज्य है वो है, लेकिन सिक्किम नहीं। यही क्वेश्चन फंसता है, सिक्किम देता है। तो 7 राज्य कौन है? एक तो म्यांमार से जो टच कर रहा था, उस चारों राज्य का नाम याद रखिए सीरियल से। अरुणाचल प्रदेश, फिर जो है नागालैंड, फिर मणिपुर, फिर मिजोरम। ये 4 राज्य हो गए। उसके बाद 3 राज्य और कौन कौन से हो जाएंगे? तो 3 राज्य हो जाएंगे एक्स्ट्रा, असम हो जाएंगे, फिर मेघालय हो जाएंगे और त्रिपुरा हो जाएंगे। ये 7 राज्य दोस्तों वो 7 सिस्टर्स में आते हैं। उसके बाद सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश क्षेत्रफल में लद्दाख है, जनसंख्या में दिल्ली है, और क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों में जो छोटा है वो लक्षद्वीप है। अब देखिए दोस्तों, हम अगले वीडियो में भारत के द्वीप और बचे हुए फैक्ट के बारे में बात करेंगे। साथ ही इस चैप्टर से जुड़े हुए 50 मोस्ट इंपोर्टेंट ऐसे क्वेश्चन करवाएंगे जो बार बार एग्जाम में आते रहे हैं। इसके बाद हम क्या करवाएंगे, इस चैप्टर का आप लोग को टेलीग्राम ग्रुप में क्विज करवाएंगे। तो जो लोग अभी तक टेलीग्राम से नहीं जुड़े हैं, टेलीग्राम से जुड़ जाइए और हमारे साथ बने रहिए। और आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट कीजिए। ठीक है दोस्तों, और साथ ही साथ हम आप सभी के लिए स्टडी मटेरियल और जो PDF वगैरह वो भी वहाँ पर प्रोवाइड करेंगे। आप सभी लोग जो है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रसारित कीजिए, ताकि हमें भी थोड़ा मोटिवेशन मिले और हम आप सभी के लिए फुल एनर्जी के साथ नए नए वीडियो कॉन्सेप्ट ला सके और आप सभी के तैयारी में बहुत ही हेल्प कर सके। ठीक है दोस्तों, तो आज के वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।